हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, योर लॉज एंड योर राइट्स का, जो 5th सेमेस्टर में है। इसका यूनिट 1 मैंने करवा दिया है कि भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होती है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया है। अब आता है यूनिट 2 कि आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून क्या है, कि आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित, जिसमें सबसे पहले एफआईआर आती है। इसमें ये पूरा टॉपिक एफआईआर से रिलेटेड है और इसमें अधिकार वगैरह बताए गए हैं और इसमें जो एफआईआर की विभिन्न प्रावधान क्या हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो मैं यही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। मैं आपको पूरे यूनिट कवर करवा दूंगी एग्जाम से पहले, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी ताकि उससे रिलेटेड आप एग्जाम में लिख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा सेकेंड यूनिट में से, टोटल तो 10 चैप्टर्स हैं जिसमें से 5 यूनिट्स हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली और कानून का शासन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एफआईआर है, जिसे बोला जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो इससे जुड़े जो प्रावधान हैं वो बताने हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट होती क्या है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो एफआईआर जिसे बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी केस दर्ज करने से पहले एफआईआर लिखी जाती है उस इंसान के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हम केस कर रहे होते हैं, तो उसमें ही पूरी प्रक्रिया बतानी है, पूरी प्रोसीजर वगैरह बताने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर जब भी एग्जाम में लिखो तो सबसे पहले हमें बताना होता है उसमें कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन इसमें लिखनी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंग्रेजी में एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कार्यवाही आरंभ होती है। पुलिस कार्यवाही मतलब किसी दोषी को अगर सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है, तो उससे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, एक दस्तावेज के रूप में इसे देखा जाता है। तो एफआईआर शब्द जो होता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में विद्यमान होता है, जिसे हिंदी में प्राथमिकी भी कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संक्षेप मामलों की सूचना कहा जाता है। धारा 154 के शाब्दिक अर्थ में एफआईआर की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। एफआईआर एक प्रकार से दस्तावेज के रूप से, जैसे दस्तावेज के रूप में भी देखा जाता है एक प्रकार से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एफआईआर होती क्या है। कभी भी किसी के अगेंस्ट हमें केस दर्ज करवाना होता है तो उससे पहले एफआईआर होती है उस इंसान के अगेंस्ट, जिसको हम दोषी समझते हैं, उसको सजा दिलाने के लिए सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है दस्तावेज के रूप में। दस्तावेज क्या होता है, एक प्रकार से फाइल्स वगैरह होती हैं, रिपोर्ट वगैरह दर्ज की जाती है। तो इसी बिहाफ पर उसके अगेंस्ट, जो दोषी है उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जाती है, पुलिस कार्यवाही। तो नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध वाला जो पूरा पैराग्राफ है, ये आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी है प्रस्तावना के रूप में, जिसे बोला जाता है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एफआईआर की जो प्रावधान है वो क्या है या उसकी प्रक्रिया बताइए, तो उसमें सबसे पहले एफआईआर की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी जाती है। तो मैंने ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दी, ये आप इसको पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देख लें कि एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज होता है जिसमें अपराध की सूचना वर्णित होती है। अपराध की सूचना मतलब कि जो भी इंसिडेंट हुआ होता है, कोई भी, जैसे कि किसी के अगेंस्ट हम एफआईआर दर्ज करवा रहे होते हैं तो उसकी पूरी सूचना उसमें दी जाती है, पूरी चीज़ बताई जाती है कि किसके अगेंस्ट हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, वो कैसा है, कैसा दिखता है, या फोटोज़ वगैरह भी वो मांगते हैं। तो वो पूरी उनकी दस्तावेज एक प्रकार से उनको फाइल रेडी करी जाती है। तो सामान्यतः पुलिस अपराध संबंधी परीक्षण प्रारंभ करने से पहले ये पहला अनिवार्य चरण है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है कभी भी कोई एक्शन लेने से पहले। तो भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि भारत में तो ये अधिकार है हर व्यक्ति को कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो हम उस इंसान के अगेंस्ट
केस फाइल करा सकते हैं। तो ये अधिकार भारत में मिला हुआ है हर इंसान को। और एफआईआर संक्षेप अपराध होने पर दर्ज की जा सकती है। कोई अपराध होता है, संज्ञेय अपराध एक प्रकार से बहुत बुरा और सबसे बड़ा अपराध जिसे माना जाता है, तो वो होने पर वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है इंसान उस इंसान के अगेंस्ट। तो संक्षेप अपराध के बारे में पहली सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर जिसे बोला जाता है। इसके अलावा जो है पुलिस को ये अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच पड़ताल करे, क्योंकि अगर जिस इंसान के अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस का ये हक अधिकार होता है इस बात का कि वो उस इंसान को गिरफ्तार करे और उससे जांच पड़ताल करे, उसे पूछताछ करे, और यदि अपराध संज्ञेय नहीं है तो बिना कोर्ट की अनुमति के कार्यवाही संभव नहीं हो पाती। तो ये पूरा बताया है कि एफआईआर किस प्रकार से दर्ज की जाती है और व्यक्ति का क्या क्या अधिकार है किसी व्यक्ति को दर्ज करवाने के लिए एफआईआर, और पुलिस का क्या अधिकार बनता है ये बताया। अब आता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है उसके कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं। तो प्रावधान लागू करने के जो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एफआईआर जो है उसके प्रमुख प्रावधान बताइए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो एफआईआर के कुछ प्रावधान जारी किए गए हैं, जिसमें अगर संज्ञेय अपराध है तो थाना अध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की एक प्रति लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है। मतलब कि जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध जो बहुत बड़ा अपराध हुआ, अगर पुलिस वाले को थाना अध्यक्ष किसे बोला जाता है, थाने में रहने वाले जो पुलिस होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए सबसे पहले, उनको ये बोला गया है। और एफआईआर की एक प्रति लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है, कि मतलब एफआईआर जो दर्ज की गई है उसकी कॉपी रखना भी उसका अधिकार है। कि शिकायत अगर करता है कोई इंसान तो उसका ये अधिकार बनता है कि उस एफआईआर को सही से देखे, इस चीज़ को कि एफआईआर दर्ज उसने करी है या नहीं करी है। तो ये अधिकार है उससे पूछताछ करने का अधिकारी से। दूसरा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होता है वह दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं लिख सकता और ना ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। मतलब कि पुलिस को इस बात का, पुलिस अधिकारी जो होते हैं इस बात का उनको कोई अधिकार नहीं होता कि कोई अलग से उसमें कोई चीज़, कोई भी जो वर्ड्स हैं उसको अलग करके अब उसकी जो नई टिप्पणियां हैं उस प्रकार की उसमें नहीं लिख सकता, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज ऐड नहीं कर सकता अपनी तरफ से, और किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं कर सकता। मतलब कि पुलिस अधिकारी को सिर्फ यही अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई इंसान एफआईआर दर्ज करवाता है तो एफआईआर जिस प्रकार से वो दर्ज करवा रहा है वो उसी प्रकार से उसको लिखे, ना कि उसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज अपने ऐड करे। तो इसीलिए ये भी इसमें ये बताया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में। तीसरी चीज़ ये बताई गई है कि संक्षेप अपराध की स्थिति में कोई छोटा मोटा अपराध अगर होता है तो उसमें सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को सूचना पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर उसके हस्ताक्षर लें। कि इसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई उसी बिहाफ पर जो एफआईआर दर्ज करते हैं पुलिस अधिकारी, उनको ये करना होता है उसके बाद कि जो सूचना उन्होंने लिखी है तो उन सूचना को उस व्यक्ति को सुनाए पढ़कर और उनका जो हस्ताक्षर है, साइन वगैरह उस पेपर्स में ले। ये होता है पुलिस अधिकारी का काम। उसके बाद पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई अपराध होता है तो थाना अध्यक्ष जो होते हैं, पुलिस अधिकारी जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट करना, मतलब कि एफआईआर दर्ज करना। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार के उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यूज अपने ऐड नहीं कर सकता। तीसरे में ये बताया गया है कि उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस अधिकारी क्या करता है कि उसको जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसको वो सूचना पढ़कर सुनाए कि इसमें कुछ ऐड करना है या नहीं करना, वो चीज़ वो जान सके कि वही एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी चीज़ उसमें उसके बाद इसमें उनके साइन ले। तीसरी चीज़ में ये बताया गया। फोर्थ है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी या प्रति पर पुलिस स्टेशन की मोहर और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो एफआईआर दर्ज किए जाते हैं तो उसमें पुलिस स्टेशन की मोहर भी लगाई जाती है और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है जिसने एफआईआर दर्ज किया है तो उसके भी उसमें साइन होते हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है।
उसके बाद पुलिस अधिकारी जो होते हैं अपने रजिस्टर में ये भी दर्ज करते हैं कि जो शिकायत की गई है शिकायतकर्ता को वो एक कॉपी दे दी गई है एफआईआर की, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई होती है उसको ये अधिकार होता है कि पुलिस अधिकारी से वो एफआईआर दर्ज की गई कॉपी रखे अपने पास। तो 4th पॉइंट में ये बताया गया है। 5th है कि अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत की प्रति लगाना आवश्यक है। मतलब कि अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना किसी पुलिस को दी है लिखित रूप से तो उसकी जांच पड़ताल भी करे कि एफआईआर दर्ज तो करे इस चीज़ को लेकर, साथ में उसकी जो शिकायत है उसकी प्रति भी लगाना इसके लिए आवश्यक है। शिकायत की प्रति मतलब शिकायत की गई जो कॉपी होती है, कंप्लेंट की जो कॉपी है वो लगाना उसके लिए ज़रूरी होता है। 5th पॉइंट में ये बताया गया है। 6th पॉइंट में है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवश्यक नहीं है कि शिकायत करने वालों को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो अथवा उसने अपराध होते हुए देखा हो। मतलब कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि जो शिकायत है शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो। व्यक्तिगत जानकारी मतलब कि इंडिविजुअल जो उनको इन्फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स कि शिकायत जो करवाई गई है उसको इनडायरेक्टली भी वो चीज़ पता होती है कि हाँ ये चीज़ हुई है या ये इंसिडेंट हुआ है या उसने अपराध होते हुए देखा हो। ये भी ज़रूरी नहीं है इसमें कि अपराध होते हुए उसने तब देखा हो तभी वो एफआईआर दर्ज करवाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी कारण शिकायतकर्ता घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दे पाता तो ऐसी स्थिति में उसे घबराना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे केवल देरी का कारण बताना होगा। इसमें ये होता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं शिकायत करने के लिए, तो शिकायत करने में देरी हो जाती है काफ़ी लोगों को, लेकिन उसमें सिर्फ रीज़न बताना होगा। इसलिए इसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने देरी कर दी तो हम शिकायत करें या ना करें या रिपोर्ट करें या ना करें। तो इसीलिए इसमें ये भी बताया गया था कि ऐसी स्थिति में सिर्फ वो देरी का रीज़न बताए कि देरी क्यों हो गई शिकायत करने। 8th है कि कई बार पुलिस सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने से पहले ही जांच पड़ताल आरंभ कर देती है, परंतु पुलिस के लिए आवश्यक है कि पहले वह एफआईआर दर्ज करे और उसके पश्चात ही जो जांच पड़ताल है वो शुरू करे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो होती है ना वो रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ही पूछताछ जांच पड़ताल वगैरह करनी शुरू कर देती है, लेकिन उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले वो एफआईआर दर्ज करे कि किसके अगेंस्ट उन्होंने रिपोर्ट करी है या किसके अगेंस्ट पूछताछ करनी है, तो वो बाद में ये चीज़ पूछताछ उनसे कर सके। तो इसीलिए सबसे पहले उनका काम क्या होता है, पहले कि वो एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद ही जाँच पड़ताल जो है पूछताछ जो है वो शुरू करे। 9th है कि घटना स्थल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की स्थिति में यदि शिकायतकर्ता एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाता तो पुलिस डाक द्वारा उसे कॉपी भेजती है। ऐसा होता है कि घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज होती है तब शिकायतकर्ता जो होते हैं, जो शिकायत करते हैं, शिकायत मतलब कि जो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है, अगर वो कॉपी नहीं ले पाता उस चीज़ की, तो पुलिस का ये काम होता है कि वो डाक द्वारा उसके पास ये चीज़, उसकी जो कॉपी है एफआईआर की जो कॉपी है वो पहुंचाए। 10th है कि शिकायतकर्ता की प्रथम रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई, इस विषय में संबंधित सूचना जो है पुलिस उसको डाक द्वारा प्रदान करती है। मतलब कि एफआईआर जब हो जाती है, एफआईआर दर्ज करा दी, उसकी कॉपी उस तक पहुंच गई उस व्यक्ति पर, शिकायतकर्ता पर, तो उसके बाद रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है, क्या एक्शन लिया गया है, वो भी जानकारी जो होती है डाक द्वारा पहुंचाई जाती है उस व्यक्ति को। 11th है कि अगर थाना अध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना कर देता है तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकता है, जिस पर उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर थाना अध्यक्ष जो होते हैं, पुलिस अधिकारी जो होते हैं, वो सूचना दर्ज करने से मना कर देते हैं कई बार, तो जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेज सकता है या फिर वो किसी से मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकता है। ये बहुत हाई कमिश्नरी पुलिस होती है जिनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या डाक द्वारा भी भिजवा सकता है ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। ऐसा होता है ना कि जो थाने के अध्यक्ष होते हैं, थाने के अध्यक्ष मतलब पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस अधिकारी वगैरह होते हैं, कई बार वो सूचना जो होते हैं वो दर्ज नहीं करते हैं, शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, तो वो जो उनके सीनियर्स वगैरह होते हैं उन तक ये डाक द्वारा भी
शिकायत दर्ज करवा कर भी उनको ये शिकायत कर सकते हैं ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। नेक्स्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखे जाने की हालत में शिकायतकर्ता अपने क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं और 24 घंटे में केस दर्ज कर रिपोर्ट की प्रति उसे उपलब्ध करवाई जाए। मतलब कि ऐसा होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जब नहीं लिखी जाती, एफआईआर जब नहीं लिखी जाती, तो उस टाइम पे जो शिकायत करता है वो अपने क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास जाए, वहाँ पे उनको दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट करें और 24 घंटे में केस दर्ज करने के लिए और उनकी जो कॉपी है, मतलब कॉपी जो एफआईआर है दर्ज कराने के लिए उनको कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि जो पुलिस अधिकारी है उसके अगेंस्ट वो जो एफआईआर है वो लिखे। 13 में है कि अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के साथ उसे जेल भी हो सकती है। मतलब कि अदालत द्वारा दिए गए समय में अगर पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता है या तो जो शिकायत करता है उसको जो कॉपी है इसकी प्रति, मतलब कि जो उसकी कॉपी है एफआईआर की कॉपी अगर शिकायतकर्ता को नहीं देता है या अदालत की किसी भी आदेशों का पालन नहीं करता है तो वो अधिकारी के विरुद्ध ऐसा होता है कि कार्यवाही के साथ उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी का अधिकार होता है इस चीज़ का, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं मतलब कि पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य है कि वो एफआईआर दर्ज करे। अगर कोर्ट के द्वारा भी उनको आदेश दिए जाते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करके उसकी जो कॉपी है वो शिकायतकर्ता को दे, अगर फिर भी वो अधिकारी नहीं करता है तो वह उसके विरुद्ध जो है कोर्ट जो है वो उसके विरुद्ध उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर सूचना देने वाला जो व्यक्ति है पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ है तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसके तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करके वह उसे संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी। मतलब कि जो होती है ऐसा होता है कि अगर जो सूचना देने वाला व्यक्ति सही प्रकार से ये नहीं बता पाता कि घटना क्या हुआ था, घटनास्थल पे क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, तो वो नहीं बता पाता। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी है वो उसकी जांच पड़ताल भी करे और जो जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकता है और वह उसका डिसीजन भी ले सकता है कि क्या क्या उसे पूछे गए हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज करे कि एफआईआर दर्ज में क्या लिखना है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे संबंधित थाने को भेज देगा। मतलब कि जो पुलिस अधिकारी है जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है वो उस घटनास्थल के से रिलेटेड कोई पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे इस जानकारी को भेजा जाता है ताकि वो पूछताछ कर सके, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और इसकी सूचना जो होती है उस व्यक्ति को भी दी जाती है और साथ ही साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाती है। रोजनामचे क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी इसको दर्ज कर दी जाती है इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट है कि अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह पता हो और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है तो वह भी तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल आरंभ कर देगी। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी तो केस उस थाने में स्थानांतरित हो जाएगा। मतलब कि ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति के बताने के बाद भी उनको घटनास्थल नहीं पता लगता। ऐसा होता है कि जो एफआईआर होती है, एफआईआर जिस डिपार्टमेंट में दर्ज की जाती है तो उस घटनास्थल के जो क्षेत्र है, मतलब कि जहाँ पे घटना हुई है और उस घटना की जगह पे जो कोई डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ तक जो एफआईआर है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस थाने में जो केस है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वहाँ के जो अधिकारी है उस बात की जो केस है उसकी जांच पड़ताल कर सके। नेक्स्ट आता है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के मामले की जांच पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है तो इसे एफआईआर को मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन की तरह न्यायालय में पेश किया जा सकता है। ये कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन की तरह इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर पूछताछ के दौरान अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है
अगर जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है, केस जो भी केस दर्ज किया जाता है अधिकारी उस पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसा होता है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, उस चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है, अगर उस टाइम पे उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो जो न्यायालय है, न्यायालय मतलब कि कोर्ट, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन की तरह जो एफआईआर है उसको इसमें पेश किया जाता है। 17 है कि अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे योजनाओं में दर्ज करना आवश्यक है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। और इसके पश्चात मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। मतलब कि किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है, असंज्ञेय मतलब ज़्यादा बड़ी घटना नहीं होती अगर उसमें, तो ऐसा होता है कि उस योजनाओं में भी दर्ज करना आवश्यक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञेय अपराध हो तो ही एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस, असंज्ञेय अपराध भी होता है जिसमें जो पुलिस का काम क्या होता है कि वो केस को फाइल करे और उसकी कॉपी भी जो है वो शिकायतकर्ता को लेनी चाहिए। और इसके बाद मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो आदेश है उनके लिए संपर्क किया जा सकता है। ये थे पूरे प्रावधान क्या क्या जारी किए गए हैं। प्रावधान मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो इसे कानून बोला जाता है कि क्या क्या इसमें सिद्धांत बताए गए हैं, क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो ये 16-17 नियम है इसमें बताए गए हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या क्या किया जाता है स्टार्टिंग में और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। प्रोविजंस मतलब कि इसमें कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं कि एफआईआर दर्ज करते वक्त अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और सूचनाकर्ता के क्या कर्तव्य है, ये सब इसमें बताया गया है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि संज्ञेय अपराध होता क्या है या असंज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है। तो संज्ञेय अपराध बता दूं कि संज्ञेय अपराध एक प्रकार से जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में कुछ शब्दों में परिभाषित किया गया। तो पहले ही जान लेते हैं कि संज्ञेय अपराध को क्या कहा जाता है। कि संज्ञेय अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो संज्ञेय अपराध में ऐसा होता है कि बिना वारंट के जो पुलिस होती है उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसा होता है कि जो अपराध करता है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े को लेकर वारंट निकाल दिया जाता है कि अरेस्ट वारंट हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें सर्च वारंट वगैरह भी आता है, इन्वॉल्व होता है। तो अरेस्ट वारंट करने के लिए सबसे पहले तो ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए पुलिस वारंट निकलवाती है, कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाए। तो लेकिन जो संज्ञेय अपराध एक प्रकार से ऐसा होता है जिसमें जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया जाता है। तो संज्ञेय अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। एक प्रकार से हत्या हो गई, ये भी बहुत बड़ा होता है, बलात्कार हो गया, देशद्रोह हो गए, घातक हथियारों से लैस होकर अपराध करना, मतलब कि घातक हथियार हो गए, उसको इन्वॉल्व करके, उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके अपराध करना। लोक सेवा द्वारा रिश्वत का मामला, लोक सेवा मतलब सरकारी अधिकारियों को हक नहीं होता कि रिश्वत लेने का अधिकार उनको नहीं होता। ऐसे होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्वत ले ली जाती है, लेकिन जो लोक सेवा द्वारा एक प्रकार से देखा जाए सरकारी काम होते हैं। ये लोक सेवा मतलब कि जो जनता है, जनता की सेवा करने के लिए वो सरकारी करती है जनता की सेवा, तो सरकारी अधिकारी वगैरह जो होते हैं उसमें रिश्वत का मामला आ जाता है। तो इस प्रकार से वो संज्ञेय अपराध ही कहलाता है कानून के अंदर। योजना बनाकर गैर कानूनी कार्य करना, योजना मतलब प्लानिंग बनाकर जो होते हैं गैर कानूनी कार्य करना। गैर कानूनी में जैसे कि ड्रग सप्लाई वगैरह आ गई, ये सब आ गया, या किसी का जो लड़कियों वगैरह को आजकल बाहर की कंट्रीज़ में बेचा जाता है, तो ये गैर कानूनी कार्य होते हैं। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो सरकारी संपत्ति है जैसे कि बैंक वगैरह को लूटना वगैरह, सरकारी संपत्ति एक प्रकार से होता है, एक प्रकार से तो उनको भी नुकसान पहुंचाना एक प्रकार से ये संज्ञेय अपराध कहलाया जाता है कानूनी तौर पर। तो ऐसे में जो पुलिस होती है, पुलिस का अधिकार होता है, पुलिस को इस बात का अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के उस व्यक्ति को पकड़े। तो ये भी बता दिया मैंने कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन आप बता सकते हैं संज्ञेय अपराध के बारे में, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि जो एफआईआर है, एफआईआर दर्ज कराने की जो विभिन्न प्रावधान है, किस प्रकार से उनको अधिकार मिले गए हैं व्यक्ति को, सूचनाकर्ता को, तो वो सब इसमें बताने हैं। तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको
कवर कर दिए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।